हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। आज हमने फिजिक्स में चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है इक्विलिब्रियम। एक छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने देखना ये है कि ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी टाइप्स को देखेंगे, और कंडीशंस और स्टेट्स के नाम से दो टॉपिक्स आते हैं वो देखना है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज टॉर्क को देखना होगा कि टॉर्क क्या होती है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6, इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट इन विच द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर बैलेंस एंड द नेट फोर्स इज जीरो। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही है। दो फोर्स लग रही हैं, तीन फोर्सेस लग रही हैं, चार फोर्सेस लग रही हैं, पांच फोर्सेस लग रही है, मुख्तलिफ डायरेक्शन से उस ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस अप्लाई हो रही है। लेकिन वो तमाम फोर्सेस एक दूसरे को काट दें, बैलेंस कर दें, एक दूसरे को कैंसिल कर दें। फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। और आखिर में आपके पास जो नेट फोर्स बची, नेट फोर्स आपके पास बची जीरो। उस स्टेट को ऑब्जेक्ट कहलाएगा कि ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम में। मिसाल के तौर पे सपोज करें ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक डब्बा है। अब इस पर सबसे पहले एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की। फिर उसके बाद हमने देखा कि इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है इतनी ही 50 न्यूटन। लेकिन चूंकि डायरेक्शन में फर्क है, एक की डायरेक्शन नीचे है, एक की डायरेक्शन ऊपर है, तो हमने ऊपर वाली फोर्स को माइनस में मेंशन कर दिया। तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की, और एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है 50 न्यूटन। इसी तरीके से एक और फोर्स लग रही है जी इस पे राइट साइड की तरफ 30 न्यूटन की, और एक और फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड की तरफ 30 न्यूटन की। क्योंकि लेफ्ट और राइट में डायरेक्शन का फर्क है, तो उसके लिए हमने एक फोर्स पर माइनस का साइन डाल दिया। तो इस वक्त इस ऑब्जेक्ट पर चार फोर्सेस लग रही है, एक ऊपर, एक नीचे, एक राइट की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ। फोर्सेस लग तो रही है, लेकिन अगर हम और से देखें तो ये तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स को कैंसिल कर देगी, राइट साइड वाली फोर्स लेफ्ट साइड को कैंसिल कर देगी। ये चारों फोर्सेस लगी, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को, इन चारों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और आखिर में आपके पास नेट फोर्स कितनी बची? जीरो। क्योंकि तमाम फोर्सेस कट गई, तमाम फोर्सेस बैलेंस हो गई। नेट फोर्स कितनी बची? जीरो। हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा? जब उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दें, कैंसिल कर दें, खत्म हो जाए वो तमाम फोर्स। नेट फोर्स कितनी आ जाए? जीरो। चलें चेक करते हैं जरा। ये चार फोर्सेज हमारे पास है। एक +50 है, एक -की 50 है, एक 30 है, और एक -की 30 है। ब्रैकेट सबसे पहले हम खोलेंगे तो +50 -50 +30 -30 कितना होता है जी? 50 में से 50 माइनस करें, जीरो बच गया। 30 में से 30 माइनस करें, जीरो बच गया। नेट फोर्स कितनी आ गई? जीरो। हुआ क्या? फोर्स लग भी रही है और आखिर में एक दूसरे को काट भी रही है, और आपके पास बच कितनी रही है फोर्स? कितनी फोर्स बच रही है आपके पास? नेट फोर्स कितनी आ रही है? जीरो। हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बहुत एग्जाम्पल्स हैं, अभी मैं आपको दूंगा एग्जाम्पल कि हमारी दुनिया में ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में तीन तीन जगहों पर हमें नजर आता है। तो इक्विलिब्रियम क्या समझे हम कि जी इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की एक स्टेट है। जैसे कि स्टेट ऑफ रेस्ट होती है, स्टेट ऑफ मोशन होती है, इसी तरह ये भी एक स्टेट है। अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन वो तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। नेट फोर्स आपके पास जीरो आ जाता है। आपको आपके आपके पेरेंट्स ने 10 रुपए दिए, आपके वालिद साहब ने 10 रुपए दिए, वालदेन ने 10 रुपए ले लिए। आपके साथ क्या हुआ? आपके पास पैसे आए भी, पैसे चले भी गए। इक्विलिब्रियम। आपको ईद के अंदर, ईदीओ के अंदर हमारे साथ इक्विलिब्रियम हो रहा होता है। सर मेरे साथ तो बहुत होता है। 100 रुपए आते एक जगह से, 100 रुपए चले जाते एक जगह से। इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही हो, लेकिन वो तमाम फोर्सेस कैंसिल आउट कर दें, बैलेंस कर दें, एक दूसरे को खत्म कर दें, एक दूसरे को काट दें, एक दूसरे को, द कंडीशन, द स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। उर्दू में हम इसको कहते हैं तवाजुन, और एक सिंपल इंग्लिश के अंदर इसका नाम होता है बैलेंस।
बैलेंस ही हो रहा है ना ऑब्जेक्ट। आपके पास फोर्सेस लग रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर दी, बैलेंस हो गया ऑब्जेक्ट। उर्दू में कहते हैं हम इसको तबादुल। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही हो बट द नेट फोर्स इज जीरो, तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, कौन कितनी फोर्स बची आपके पास? जीरो। नेट फोर्स कितनी आ रही होती है? जीरो। इस स्टेट को आप कहते हो इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब नेट फोर्स जीरो आ रही होती है, हमने पढ़ा है जी चैप्टर 4 के अंदर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेलरेशन को पैदा करता है। अब फोर्स ही नहीं है, फोर्स जीरो है, तो फिर एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे होता है, उस पर फोर्सेस लग रही होती है, तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, फाइनल फोर्स कितनी बच रही है? नेट फोर्स कितनी बच रही है? जीरो। एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। ये जरा काम की बात है, एक्सेलरेशन नोट कर लिएगा क्योंकि अभी एक एग्जाम्पल में आपको शायद कंफ्यूजन हो। नेट फोर्स जीरो है और फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगा, लिहाजा फोर्स बची नहीं, तो फिर एक्सेलरेशन भी नहीं पैदा होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो है, हम कहते हैं कि वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हो गया? फोर्स नहीं बची, फोर्स जीरो है। और फोर्स जीरो कब होगी? जब एक दूसरे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे। इसको आप कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो हम जरा इसको रिपीट करें एक दफा और कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दें, नेट फोर्स हो जाए जीरो, और फिर कोई एक्सेलरेशन भी उस ऑब्जेक्ट में ना हो, एक्सेलरेशन भी हो जीरो, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास आम लाइफ में, कॉमन लाइफ में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स है। लेट्स सपोज के जी एक बुक जो है वो टेबल पे रखी। अब ये जो बुक टेबल पर रखी हुई है, तो इस वक्त इस बुक पर दो फोर्सेस लग रही हैं, आपको डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। पहली फोर्स इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, हम जानते हैं कि वेट जो है वो फोर्स है जो अर्थ अप्लाई कर रहा होता है, और उसकी हमेशा डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड नीचे। तो इस वक्त इस टेबल पर पहली फोर्स जो लग रही है वो ये है, जिसका वेट ऐसे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये वाला वेट डाउनवर्ड है। फिर हम ये भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है तो फिर ये टेबल एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर देती है, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ द सरफेस। तो ये दो फोर्सेस है इस वक्त, वेट डाउनवर्ड और रिएक्शन ऑफ द टेबल अपवर्ड। ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है, बराबर की फोर्सेस होती है, बस इनकी डायरेक्शन अलग है। यानी एक प्लस की एक माइनस की, क्या होगा? बैलेंस कर देंगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। नेट फोर्स कितनी आ रही है? जीरो। तो ये बुक क्या कहलाएगी? बुक कहलाएगी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्योंकि दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स बच गई जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, तो बुक किस स्टेट में हो गई? बुक हो गई स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से अगर एक इंसान पैराशूट के साथ कूदा हुआ है, एक इंसान ने जंप लगाई थी किसी एरोप्लेन से और उसके बाद उसने पैराशूट खोल दिया, तो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होता है। इस कंडीशन में भी हम कहेंगे कि ये जो इंसान है ये इक्विलिब्रियम में। क्यों इक्विलिब्रियम में है जी? इसकी फोर्सेस को स्टडी करते हैं। इस वक्त इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रही है। पहली फोर्स इस शख्स का खुद का जाती वेट जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, वही अर्थ इसको जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है, वेट जिसको आप कहते हैं, वो ये है जी, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। फिर इस शख्स ने जो पैराशूट खोला हुआ है, उस पैराशूट के अंदर हवा भर जाती है। जब आप पैराशूट खोलते हो तो एकदम आप देखते हो इर्द गिर्द की हवा उस पैराशूट में आगे भर जाती है, और ये जो एयर है ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर देती है। अप थ्रस्ट कहते हैं इसको, अप थ्रस्ट। तो दो फोर्सेस लग रही है इस लड़के पर अभी, एक इसका वेट नीचे की तरफ, एक अप थ्रस्ट ऑफ एयर ऊपर की तरफ। ये दोनों बराबर होती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है, बराबर होती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इन दोनों ने भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। लड़के का वेट भी कैंसिल हो गया, किससे? एयर रेसिस्टेंस से या अप थ्रस्ट से। तो अप थ्रस्ट ने वेट कैंसिल कर दिया जी, कोई फोर्स नहीं बची। दो फोर्सेस थी, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स कितनी हो गई? जीरो। एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? जीरो। तो ये भी हो गया ना इक्विलिब्रियम के अंदर। फोर्सेस लग रही थी, दो फोर्सेस लग रही थी, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स कितनी बच गई? जीरो। नेट फोर्स कितनी हो गई? जीरो। एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो। तो ये भी कहलाएगा इक्विलिब्रियम। असल में जब ये इंसान कूदा,
जब इसने पैराशूट नहीं खोला हुआ था और ये सिर्फ कूदता है, तो उस वक्त एक फोर्स थी इस पर। सपोज करें इसने पैराशूट नहीं खोला हुआ, तो अब इस पे कौन सी फोर्स हो गई, खाली ये वाली वेट। वेट की वजह से ये नीचे आ रहा है। हम जानते हैं वेट जो है वो फोर्स है, एक्सेलरेशन पैदा करता है। फोर्स तो एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो अब ये जो फोर्स है इसके पास वेट के नाम से, ये एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू हम न्यूमेरिकल्स में 9.8 लेते हैं। तो जब तक इस शख्स ने पैराशूट नहीं खोला हुआ था, इसके पास खाली एक फोर्स थी, ये वाली वेट। और इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी था, स्मॉल जी 9.8। लेकिन जैसे इसने ये एयर पैराशूट खोल दिया और अब ये एक ऊपर की तरफ फोर्स आ गई जी, अब थ्रस्ट। तो अब थ्रस्ट ने वेट को कर दिया कैंसिल, वेट खत्म हो गया, इसका वेट हो गया जीरो। अब वेट जीरो, तो फिर वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी वो भी खत्म हो गई, वो भी हो गई जीरो। ये ऑब्जेक्ट आ गया इक्विलिब्रियम में। अब ये एक फिक्स रफ्तार के साथ नीचे आता जाएगा, एक फिक्स वेलोसिटी के साथ। अब इसकी रफ्तार नहीं बढ़ेगी। जब तक खाली वेट था, जब तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, इसकी वेलोसिटी में हर एक सेकंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो रहा था। जितना ये नीचे आता जाता है इसकी रफ्तार बढ़ती जाती, 9.8, फिर दूसरे सेकंड में 19.6, ऐसे बढ़ती रहती। लेकिन जैसे इसने पैराशूट खोला, वेट हो गया कैंसिल, जी की वैल्यू खत्म हो गई, फोर्स ही नहीं बची, तो फिर जी भी नहीं बचा, जी हो गया जीरो। और अब जी जीरो हो गया ना, तो इसकी रफ्तार फिक्स हो जाएगी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कभी किसी को पैराशूट पे ड्रामों में, फिल्मों में, टीवी में, जब शख्स कूदता है तो बड़ी स्पीड उसकी बढ़ती रहती है जी नीचे। जैसे वो जितना नीचे आता जाएगा उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि उसके पास एक फोर्स है वेट के नाम से, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन है 9.8 और उसकी रफ्तार बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही वो पैराशूट खोल देता है, वेट हो जाता है कैंसिल। अब थ्रस्ट की वजह से वेट कैंसिल हो जाता है, वेट खत्म हो गया। अब वेट खत्म हो गया तो उससे एक्सेलरेशन जो पैदा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी खत्म हो गया। तो फिर उस शख्स की रफ्तार फिक्स हो जाती है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक फिक्स रफ्तार के साथ वो नीचे आता रहता है, इसलिए वो बच जाता है, गिरता नहीं है। अब ये देखें, एक मिनट रुक जाइएगा। पैराशूट की एग्जाम्पल हमने दे दी। अब हम आते हैं आगे की तरफ जी। तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं। अक्सर हमने देखा है लोगों को आर्म रेसलिंग करते हुए, पंजा जमाई उर्दू में कहते हैं इसको। ये जो पंजा जमाई होती है जी, 1 2 3 स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद भी हम देखते हैं कि जी दोनों के हाथ एक जगह पे रुके हुए होते हैं, मूव नहीं हो रहे होते। क्या वो फोर्सेस नहीं लगा रहे, लगा रहे, बेशक लगा रहे, दोनों लड़के लगा रहे हैं, ये भी लगा रहा है और ये भी लगा रहे हैं। फिर हो क्या रहा है, ये मूव क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है नहीं। इस शख्स ने भी फोर्स लगाई हुई, इसने भी फोर्स लगाई हुई, दोनों की फोर्सेस बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। एक लेफ्ट साइड की तरफ लगा रहे हैं, एक राइट साइड की तरफ लगा रहे हैं, तो ये दो फोर्सेस इक्वल फोर्सेस है लेकिन डायरेक्शन अलग है। हुआ क्या, कैंसिल कर दी इन दोनों ने एक दूसरे को। नेट फोर्स कितनी बची, जीरो। इसलिए कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, दोनों के हाथ रुके हुए नजर आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में। इसी तरीके से अक्सर आपने ये बैलेंस देखा होगा, फिजिकल बैलेंस जो होता है तराजू, है ना, इसमें भी आपने एक तरफ ऑब्जेक्ट डाला कि उस तरफ उसका वेट आ गया, उसकी वजह से वो नीचे मूव करने लग गया। आपने दूसरी तरफ उसको बैलेंस करने के लिए अक्सर आप दूसरा वेट डाल देते हैं। दोनों वजन सपोज कर ले बराबर है, ये जो एप्पल है या ऑरेंज है, इन दोनों के वजन बराबर है, इसका मतलब है दोनों साइड पे इक्वल फोर्स लग रही है। क्या होगा, बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को। बैलेंस कर देंगे, नेट फोर्स कितनी बचेगी आपके पास, जीरो। आपका तराजू रुका हुआ नजर आएगा, आप कहेंगे कि ये एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। इसी तरीके से ये जो होती है टग ऑफ वॉर, इसको आप कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसमें भी आप यही देखते हैं जी कि एक रस्सी पकड़ के दोनों तरफ से कुछ लोग इसको खींच रहे हो, फोर्सेस अप्लाई कर रहा है फ्रॉम द बोथ साइड। दोनों साइडों से फोर्सेस अप्लाई हो रही है। ये शुरू में तो आपको लगता है कि जी रुका हुआ है, बैलेंस हुई हुई होती है दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्सेस अप्लाई की जा रही है। ये जो चार पांच लड़के हैं, ये इस तरफ 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, ये जो पांच लड़के हैं इन्होंने भी इस तरफ 200 न्यूटन की फोर्स लगाई। अब इस रस्सी पर दो तरफ से फोर्सेस लग रही है, दोनों इक्वल है। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। नेट फोर्स कितनी बच रही है आपके पास, जीरो। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो रस्सी है, ये जो रोप है, ये भी इक्विलिब्रियम है। ठीक है जी। तो उसके बाद ये इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस कंडीशन में, इस स्टेट में है कि उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दें,
और आपके पास जो नेट फोर्स है वो बच जाए जीरो। इस कंडीशन को, इस स्टेट को आप इक्विलिब्रियम कहते हैं, और इस इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन जीरो होता है। अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। दो टाइप्स होती है हमारे पास इक्विलिब्रियम की। पहली स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाती है, दूसरी डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्सेस जीरो हो जाए, एक्सेलरेशन जीरो हो, और ऑब्जेक्ट आपको स्टेट ऑफ रेस्ट में नजर आ रहा हो, ऑब्जेक्ट अपीयर कैसा हो रहा है, रुका हुआ नजर आ रहा हो, तो हम कहते हैं वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। रुका हुआ ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा, उस वक्त उसकी तमाम फोर्सेस बैलेंस थी। मिसाल के तौर पे वो जो हमने पहली एग्जांपल ली थी कि टेबल बुक पर बुक जो है वो एक टेबल पे जो रखी हुई है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गई, ऑब्जेक्ट देखे आप रुका हुआ नजर आ रहा है, इसको आप कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरी टाइप होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्सेस लग रही हैं, वो सब एक दूसरे को बैलेंस कर दे, नेट फोर्स जीरो हो, एक्सेलरेशन जीरो हो, लेकिन ऑब्जेक्ट रुका हुआ ना हो, बल्कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, फिक्स वेलोसिटी के साथ वो घूम रहा हो, स्टेट ऑफ रेस्ट में ना हो, तो दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। बात वही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो कब होती है, जब फोर्स नहीं होती। ठीक है, वही बात आ गई। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस अप्लाई हो रही है, वो तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, एक दूसरे को काट दें, खत्म कर दें। नेट फोर्स आपके पास कितनी बच रही है, जीरो। और फिर अगर आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो एक फिक्स रफ्तार के साथ, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। मिसाल के तौर पे जो अभी हमने पैराशूट की एग्जाम्पल को डिस्कस किया था, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि इधर दो दो फोर्सेस थी, अब थ्रस्ट और वेट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स बच गई आपके पास जीरो, और ये जो शख्स था पैराशूट वाला, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम। और फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम ये इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं, फिजिक्स की ब्रांच जिसमें आप इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हो, वो कहलाती है स्टैटिक्स। दरअसल इस चैप्टर का ताल्लुक स्टैटिक्स से होता है। आगे बढ़ते हैं जी, मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये इक्विलिब्रियम हमने देख लिया, और इक्विलिब्रियम की जो दो टाइप्स है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो भी हमने देख लिया, और उसकी एग्जाम्पल्स भी देख ली। हम ये समझ गए जी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही होंगी, बट दे कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को वो कैंसिल कर देंगे, आखिर में आपके पास नेट फोर्स जो है वो जीरो आ रही है। इस केस को, इस कंडीशन को, इस स्टेट को आप कहते हो इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के अंदर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो एक्सेलरेशन होती है जीरो। जीरो एक्सेलरेशन होगी थी उसके अंदर, या तो वो आपको रुका हुआ नजर आ रहा होगा, या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा होगा। रुका हुआ है तो स्टैटिक, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है तो डायनामिक। नाउ मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं जी। अगला टॉपिक हमारे पास है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है फिजिक्स के अंदर, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, व्हाट इज टॉर्क जी? टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। और ये होता क्या है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। फोर्स का घुमाने का जो इफेक्ट होता है, घुमाने का, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। एक्चुअल में हम समझते हैं कि जी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें, अगर आपसे मैं बोलूँ कि फोर्स अप्लाई करो इस डब्बे के ऊपर, तो हमें ये लगता है कि जी शायद ये फोर्स जो है वो एक लीनियर मोशन पैदा करेगा। ज्यादातर एग्जाम्पल में हमें यही नजर आ रहा होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स विल प्रोड्यूस लीनियर मोशन। अगर आप एक अलमारी पर धक्का लगाएं, लीनियर मोशन पैदा होगा एक लाइन के अंदर। गाड़ी पे धक्का लगाएं, एक लाइन पे मोशन पैदा होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप कुर्सी पर, टेबल पर फोर्स अप्लाई करो तो एक लाइन में मोशन पैदा होता है, यानी लीनियर मोशन पैदा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स जो है वो लीनियर इफेक्ट पैदा नहीं करता। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि अगर आप उन पे फोर्स अप्लाई करो तो लीनियर के बजाय टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है, गोल घूमता है ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे आपने ये चीज देखी होगी कि पाना का कहते हैं इसको उर्दू में। हम जब इस पर हाथों के जरिए इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करते हैं कि इधर से पकड़ते हैं हम, और इधर से फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जब हम इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर फोर्स जो है वो लीनियर इफेक्ट पैदा नहीं करता, यहाँ टर्निंग इफेक्ट पैदा करती है फोर्स। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, गोल घूम रहा होता है, देख गोल घूम रहा है, आगे नहीं जा रहा पाना, लीनियर मोशन में नहीं आ रहा, रोटेटरी मोशन में आ रहा है, और पाना जो है हमारा गोल घूम रहा है। इसी तरीके से दरवाजे की एग्जाम्पल लें जरा।
दरवाजे पे जब आप ये जो है डोर का नॉब होता है, इसको पकड़ के जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हो तो दरवाजा लीनियर मोशन में नहीं आता, दरवाजा सीधा नहीं चला जाता, दरवाजा गोल घूमता है। ये देखना डायग्राम में, गोल घूम रहा है जी, रोटेटरी, गोल ऑब्जेक्ट घूम रहा है। इसी तरीके से टायर की एग्जाम्पल ले लें आप, ये जो स्क्रू ड्राइवर होता है इसकी एग्जाम्पल ले लें। इन तमाम एग्जाम्पल्स में हम क्या देख रहे हैं जी, कि अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लीनियर इफेक्ट के बजाय टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रहा है। लीनियर मोशन नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है रोटेटरी मोशन, ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है। तो दैट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। हम कहेंगे कि इन ऑब्जेक्ट में टॉर्क पैदा हुआ है, टॉर्क आया है जिन सारे ऑब्जेक्ट में फोर्स की वजह से। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक, बात समझ में आई। तो टॉर्क क्या होता है जी, कि हम समझते हैं कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे लीनियर इफेक्ट पैदा होगा, लीनियर मोशन पैदा होगा, लेकिन नहीं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिन पर आप फोर्स अप्लाई करो। अब कौन सा ऑब्जेक्ट है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अगर कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर मैं उन पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो लीनियर इफेक्ट पैदा नहीं होगा, लीनियर मोशन पैदा नहीं होगा, बल्कि टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, ऑब्जेक्ट गोल घूमना शुरू कर देगा। आप घड़ी की सुइयों पे जब फोर्स अप्लाई हो रही होती है तो घड़ी की सुइयां आगे जा रही होती है, लीनियर मोशन में आती है ना, टर्निंग इफेक्ट आता है। घड़ी की सुइयां जो होती है वो गोल घूम रही होती है। टायर की एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन है, देखिए टायर पे जब आप फोर्स अप्लाई करो टायर सीधा नहीं जा रहा, टायर गोल घूम रहा है। तो दैट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब ये होता क्यों है जी, कौन सा ऐसे ऑब्जेक्ट है कि जिन पे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट आएगा? जिन ऑब्जेक्ट के अंदर फिक्स पॉइंट होता है, जिसको आप कहते हो सेंटर ऑफ रोटेशन। आप इन चारों एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक फिक्स पॉइंट है। जिस ऑब्जेक्ट में फिक्स पॉइंट होगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स जो पैदा करती है ना, वो टर्निंग इफेक्ट पैदा करती है। देखिए जी, पाना है जी, इस पाने में ये जो नट के पास का हिस्सा है ना, ये है जी सेंटर ऑफ रोटेशन, ये है फिक्स पॉइंट, ये मूव नहीं कर रहा। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, आपने ऑब्जेक्ट को यहां से पकड़ लिया। अब जब आप इस ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया, अब आप इस पे फोर्स अप्लाई करोगे ना तो फोर्स टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगी। ये जो टायर होता है इसके अंदर ये जो सेंटर होता है ना, ये होता है फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट आ गया सेंटर ऑफ रोटेशन। अब आप इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करोगे, टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, टॉर्क पैदा होगा। ये स्क्रू ड्राइवर में हम यहाँ पर ये जो पेज स्क्रू ड्राइवर को नट से जो कनेक्ट कर लेते हैं ना, ये होता है सेंटर ऑफ रोटेशन। ये फिक्स पॉइंट है, ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है। दरवाजे में यहाँ जो साइड पे हम दरवाजे को फिक्स कर देते हैं जी, उर्दू में कब कहते हैं इसको, कब्जा लगा के ना, यहाँ पर इस हिस्से पे आप देखते हैं यहाँ पे नट वगैरह लगा के आप इस दरवाजे को फिक्स कर देते हो, ये हो गया जी सेंटर ऑफ रोटेशन। जिन ऑब्जेक्ट्स में सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, यानी ऑब्जेक्ट एक हिस्से की तरफ से, एक पार्ट या एक नुक्ता या एक पॉइंट की तरफ से फिक्स हुआ हुआ होता है, उस ऑब्जेक्ट में अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे ना तो फिर टॉर्क पैदा होगा। सपोज करें जी, आप दरवाजे को यहाँ से खोल दें, ये नट खोल दें इसके सारे जी, आप इसको दरवाजे को अनटाई कर दें, इसको खोल के रख दें। अब आपने क्या किया, सेंटर ऑफ रोटेशन खत्म कर दिया। आपने खत्म कर दिया ना सेंटर ऑफ रोटेशन, अब आपका ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है। अब जब आप दरवाजे पे फोर्स लगाओगे फिर ये गोल नहीं घूमेगा, फिर ये सीधा निकल जाएगा। फिर ये क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। अगर आपने टायर को यहाँ नट खोल दिया जी, फिर जब आप फोर्स अप्लाई करोगे टायर ऐसे गोल गोल नहीं घूमता रहेगा, टायर ऐसे सीधा निकल जाएगा। तो जिन ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, फिक्स पॉइंट होता है जी, वहां से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक फिक्स हुआ हुआ होता है, वहां से वो मूव नहीं करता। उसको आप कहते हो सेंटर ऑफ रोटेशन। अगर सेंटर ऑफ रोटेशन किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद है तो फिर जब आप फोर्स अप्लाई करोगे ना, फिर ऑब्जेक्ट जो है वो गोल घूमेगा, फोर्स की वजह से एक टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, और उस टर्निंग इफेक्ट को आप कहते हो टॉर्क। इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल लेनी है तो आप अपने हाथ पे, एक अपने हाथ जो होता है पाम, इस पे आप एक पेन रखते हैं। अब पेन जो है दोनों तरफ से फिक्स नहीं है, आप फोर्स अप्लाई करोगे पेन सीधा सीधा जाएगा। लेकिन आप क्या करें जी, अपनी उंगलियों की मदद से पेन का एक हिस्सा पकड़ लें, एक हिस्से को आप अपनी उंगलियों की मदद से पेन को पकड़ लें, एक हिस्से को। अब जब आप दूसरे हिस्से पे फोर्स अप्लाई करोगे ना, फिर पेन गोल घूमना शुरू हो जाएगा, पानी की तरह। करके देख लीजिएगा आप पेन को एक तरफ से पकड़ लें, एक किनारे से पकड़ लें उसको अपनी उंगलियों की मदद से, एक किनारे को पकड़ लें। फिर जब आप दूसरे हिस्से पर फोर्स अप्लाई करोगे, फिर आपका जो है वो एंगल बनाना शुरू कर देगा पेन, और आपका पेन गोल घूमेगा। फिर आपकी फोर्स जो है वो टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगी। क्यों? क्योंकि आपने सेंटर ऑफ रोटेशन प्रोवाइड कर दिया।
तो ये टॉर्क होता है जी, इसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसी बॉडी जिसमें सेंटर ऑफ रोटेशन पाया जाता है जो एक एक पॉइंट से फिक्स हुई हुई होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स जो है वो टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगा। तो फोर्स जो है वो एक टर्निंग इफेक्ट पैदा करता है और उस टर्निंग इफेक्ट को आप कहते हैं टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है जी, ये इसका सिंबल है, ये ये जो है ना ये ग्रीक लेटर है कि इसको हम पढ़ते हैं ताउ, और ये टॉर्क का सिंबल है, टी नहीं है ये, क्योंकि कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए होता है, स्मॉल टी टाइम के लिए होता है, तो हम टी रख नहीं सकते। तो ये ग्रीक लेटर है, ये एक ग्रीक लेटर है कि इसको हम पढ़ते हैं ताउ। तो ये इसका सिंबल हो गया टॉर्क का, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ मल्टीप्लाई बाई डी। ये एफ क्या है, जो आपने फोर्स अप्लाई किए उसको आप एफ कहते हो, अप्लाइड फोर्स, और ये डी जो है ये है मोमेंट आर्म। है तो ये वही डिस्टेंस, मीटर में नापा जाएगा, लेकिन ये खास तरह का डिस्टेंस है, याद रखिएगा, है ये डिस्टेंस, इसको आप मीटर में ही नापोगे, मेजर इन मीटर, लेकिन ये खास किस्म का डिस्टेंस होता है, इसलिए हमने इसका नाम थोड़ा चेंज किया, इसका नाम रखा हमने मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है जी, सपोज करें इसी पानी की एग्जाम्पल को ले लें, इसमें ये सेंटर है, ये सेंटर है, और इस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया, लिहाजा अब जब आप ये फोर्स अप्लाई करोगे तो ये टॉर्क पैदा होगा, ऐसा टॉर्क पैदा होगा। आप ऊपर से नीचे फोर्स लगा रहे हैं और टॉर्क जो है वो ऐसा पैदा हो रहा है क्लॉकवाइज। तो जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं, इस पॉइंट से सेंटर तक का ये जो डिस्टेंस है ना, जो कि परपेंडिकुलर होता है, फोर्स आपकी ऐसे लग रही होती है लंबाई में और डिस्टेंस आपका चौड़ाई में होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ रोटेशन, और जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं यहां तक का जो फासला है, इसको कहते हो आप मोमेंट आर्म। कोई और हर कोई फासला नहीं, जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाई है वहां से लेके सेंटर ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी इन दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। फोर्स तो जो आपने लगाई है उसको कहते हो आप, और मोमेंट आर्म क्या है कि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वहां से सेंटर तक का फासला। टॉर्क दो चीजों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है जी, क्योंकि फॉर्मूले में दो चीजें हैं, एक फोर्स और एक मोमेंट आर्म। तो टॉर्क जो है इन्हीं दो चीजों पर डिपेंड करता है, फोर्स पर और मोमेंट आर्म पर। जितनी ज्यादा फोर्स होगी या जितना ज्यादा मोमेंट आर्म होगा, टॉर्क उतना ज्यादा पैदा होगा। इसी तरह अगर आप फोर्स कम कर दें या मोमेंट आर्म को थोड़ा सा छोटा कर दें तो फिर टॉर्क जो है वो कम पैदा होता है। टॉर्क का यूनिट जो है वो याद रखिएगा, न्यूटन मीटर है। और टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन होती है। टॉर्क जो है पॉजिटिव मानी जाएगी अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज मोशन पैदा होगा, ठीक है। ये जो मोशन है ना रेड में जो शो हुआ है, इसको आप कहते हो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। अगर आपने फोर्स अप्लाई की और एंटी क्लॉकवाइज मोशन आ रहा है जी, ऑब्जेक्ट यूं घूम रहा है ऐसे, जैसे मेरा कर्सर अभी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर हम कहेंगे टॉर्क पॉजिटिव है। और अगर हमने फोर्स अप्लाई की और ऑब्जेक्ट ऐसा घूमना शुरू कर दिया क्लॉकवाइज, इसको हम क्लॉकवाइज मोशन कहते हैं, घड़ी की तरह अगर घूमे, तो ये फिर कहलाएगी नेगेटिव टॉर्क, ठीक है। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है ना, दो किस्म का रोटेशन होगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में फिर हम जो है टॉर्क को पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज में हम जो है टॉर्क को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये आपके पास टॉर्क हो गया जी। तो टॉर्क क्या होता है, अगर आप फोर्स अप्लाई करें एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर जिसमें सेंटर ऑफ रोटेशन पाया जाए, तो फिर टॉर्क जो फोर्स जो है वो एक टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगा, दैट टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है, जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है जिस पॉइंट पर, वहां से सेंटर तक का फासला। टॉर्क का यूनिट याद रख लीजिएगा, न्यूटन मीटर। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अगर आपने देखा टॉर्क की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोशन पैदा हुआ है तो टॉर्क विल बी पॉजिटिव, और आप देखते हैं कि टॉर्क की वजह से एक क्लॉकवाइज मोशन पैदा हुआ है तो टॉर्क विल बी नेगेटिव।